गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है सभी को क्लियर? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड जी इवनिंग सर। सर। सभी को। हाँ, सभी को क्लियर है ना आवाज पूरा? नेटवर्क इशू थोड़ी है मेरे एंड से। ठीक है सर। चलिए, आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे। 40 मिनट का लगभग क्लास रहेगा इसमें। हम लोग अभी सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा खत्म कर देते हैं आज, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता कल से स्टार्ट करेंगे। आज सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सारे नगरों के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। सूत्का गैंडोर पढ़ लिए थे, लोथल पढ़ लिए थे, मोहनजोदाड़ो पढ़ लिए थे, चनहुदड़ो पढ़ लिए थे, धौलावीरा पढ़ लिए थे, है ना। कौन सा नगर तीन भाग में बटा हुआ है, कौन सा नगर में दुर्गीकृत किले नहीं थे, है ना। कहाँ पे मनका बनाया जाता था, कौन सा नगर सबसे बड़ा था, कौन सा सबसे छोटा था, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा था, सब हो चुका है ना। चलिए बताइए, बनमाली कहाँ पे है? बनावली, सॉरी, बनमाली बोलता हूँ। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा में है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। पंजाब। पंजाब में है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा था? रोपड़ पंजाब। रोपड़ पंजाब था, है ना। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा। सबसे हड़प्पा कैसे है बड़ा? मोहनजोदड़ो। 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 राखी गढ़ी है भाई, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। कौन बोला आपको? मैं लिखाया हूँ कहीं पे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो? हम्म। राखी गढ़ी है। हड़प्पा में क्या बोला था? अन्नागार है, विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो में क्या है? विशाल स्नानागार है, बताया था। सबसे बड़ा शहर राखी गढ़ी, दूसरे में धौलावीरा बताया था। कहीं लिखाया हूँ मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है करके? नहीं लिखाया हूँ। हड़प्पा लिखाया हूँ, नहीं लिखाया हूँ, ठीक है। आ, कौन सा शहर है जो दुर्गीकृत नहीं था? कौन सा शहर है जो दुर्गीकृत नहीं था? और कौन सा शहर है जो तीन भाग में बटा हुआ था? हम्म। सर धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। और कौन सा शहर है जिसमें किसी भी प्रकार से दुर्गीकृत नहीं किया गया था नगर को? जमनूर। चनहुदड़ो में, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगला हम लोग देखते शुक्रवार हैं और शनिवार का क्लास मिलेगा क्या, रिकॉर्डिंग वाला? किस चीज का? शुक्रवार और शनिवार हिस्ट्री का और भूगोल का, दोनों का। वो तो ग्रुप में डाल रहे हैं ना, उसमें यूट्यूब में तो डाल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो लोग। मुझे तो कल वाला नहीं मिला। कल वाला नहीं मिला? मिल जाएगा। अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो। हाँ, कल हमारे तरफ नेटवर्क इशू था ना, इसीलिए। चलिए ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति का सिद्धांत, हड़प्पा सभ्यता कैसे स्टार्ट हुआ था? एक मिनट। हड़प्पा सभ्यता, इसके उत्पत्ति का सिद्धांत। एक सेकेंड यार, ये बड़ा हो रहा है पेंसिल। चलिए, हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ था? हड़प्पा का उद्भव, तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से तीन चीज को याद रखना, ठीक है। सबसे पहला याद रखना, आकस्मिक तरीके से यह उत्पन्न हुआ बोलते हैं। एक बोलते हैं आर्य लोग यहाँ इसको स्थापित किए हैं, और एक बोलते हैं द्रविड़ लोग स्थापित किए हैं, ठीक है। तो तीन लोग हैं, तीनों के अपने अपने मत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आकस्मिक रूप से। पहला है आकस्मिक रूप से, ठीक है। दूसरा है क्या? इसे आर्य लोगों ने बसाया है, आर्यों ने बसाया है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है, इसे द्रविड़ों ने बसाया है, द्रविड़ों ने बसाया है, ठीक है। तो इसमें तीनों का नाम रखना, याद रखना। जिसमें आकस्मिक रूप से इसको बसा है बोलते हैं, उसमें है अंग्रेज। और मतलब अंग्रेज में कौन? मार्शल, जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। ये दो क्या बोलते हैं, अचानक से यह सभ्यता विकसित हो गई, जैसे ताम्र पाषाणी के युग के लोग ही रहते थे, और वो अपने आप को ग्रामीण से सडनली नगरीय में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। ये बोलते हैं मार्शल, मार्टिमल व्हीलर और चाइल्ड, गार्डनर चाइल्ड, ठीक है। इसको भी याद रखना, गार्डनर चाइल्ड ने। तो जितने भी अंग्रेज हैं
वो ये बोलते हैं कि ये सडनली विकसित हो गया है, यहीं पे था, यहाँ पे कोई दूसरे लोग नहीं आए थे, ठीक है। उसके बाद आर्यों ने बसाया है, तो आर्यों ने बसाया है बोलने वाले हैं लक्ष्मण स्वरूप वत्स। लक्ष्मण स्वरूप वत्स, लक्ष्मण स्वरूप वत्स, इन्होंने क्या कहा है कि इसको आर्यों ने बसाया है, ठीक है। उसके बाद द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत को दिया था राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है। याद रखना ये तीनों को, ये तीन तरीके से हड़प्पा सभ्यता जो है वो विकसित हुई है और आज मतलब इस स्थिति पे पहुंची थी नगरीय सभ्यता के रूप में। तो इसके लिए तीन सिद्धांत याद रखना, ठीक है। एक याद रखना, एक पिगट है, पिगट, पिगट नाम के अंग्रेज पुरातात्विक वैज्ञानिक है, पिगट, क्या पिगट, इन्होंने क्या बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है, ठीक है। लिखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया है, हड़प्पा को जुड़वा राजधानी, ठीक है। मैसोपोटामिया के लोग क्या चीज का यूज करते थे, ये हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे, मेहुला शब्द यूज करते थे, बताया था। में लोहा। मेलुहा नहीं, मेहुला, ए सॉरी मेलुहा है ना, हाँ, मेहुला नहीं, मेलुहा, में लोहा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, मेन देखिए इसके सड़क, ठीक है। इसके जो सड़क थे वो कैसे थे, ग्रिड पद्धति के थे, ठीक है। ग्रिड पद्धति मतलब एक दूसरे को समकोण में काटते, काटते हैं। हाँ एक दूसरे को समकोण में काटते थे, ठीक है, ग्रिड पद्धति में थे, ठीक है। एक दूसरे को इस तरीके से काटते थे समकोण में ऐसा करके, ठीक है। लिख लो समकोण पे काटते थे, समकोण में काटते थे, क्लियर। और इस सड़क को बनाने के लिए कैसे ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, कच्ची ईंटों का प्रयोग, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए नगर का विन्यास, यहाँ पे नगर कैसा था, नगर विन्यास में देख लो, नगर दो भाग में बटे होते थे, ठीक है ना। हमेशा नगर विन्यास कैसा था, दो भागों में बटा था, दो भागों में विभाजित, क्या क्या, एक मेन नगर होता था और एक दुर्ग होता था, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला एरिया होता था पश्चिम, जैसे ये वाला भाग है, तो इधर वाला एरिया ऊपर होता था, थोड़ा सा ऊपरी एरिया, ठीक है। तो पश्चिम वाले भाग को क्या बोलते थे, दुर्ग बोलते थे, दुर्ग। और जो नीचे वाला ये वाला एरिया क्या होता था, थोड़ा नीचा होता था, है ना। मतलब यहाँ से सीढ़ी टाइप का एक समझ लो, ये कुछ हाइट ऊपर में होता था और ये कुछ हाइट नीचे में होता था। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नगर बोलेंगे, ठीक है। नगर बोलेंगे या तो निचला भाग बोलेंगे। तो ये कौन सा एरिया है, पूर्व भाग, किसी भी नगर का पूर्व भाग। और ये कौन सा भाग है, पश्चिम भाग, क्लियर। तो पश्चिम भाग में हमेशा अधिकारी वर्ग लोग रहते थे, प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। और उसके नीचे साइड में कौन रहते थे, नगर में आम जनता लोग रहते थे, जन सामान्य लोग रहते थे, ठीक है। तो इसमें लिख लो यहाँ पे कुलीन वर्गों का निवास था, कुलीन वर्गों का निवास था इधर, ठीक। और इधर लिखिए साधारण जन लोग निवास करते थे, साधारण जन निवास करते थे, ठीक। चलिए, तो यही मैं बताया था, एक ऐसा शहर है जो तीन भाग में बटा था, क्या क्या, एक मध्यम वर्ग बीच में आ गया था, है ना। कौन सा है वो, धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन शहर है जो तीन भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना। याद रखना इसको। और चन्हू को याद रखना, चन्हू में क्या याद रखोगे, ये दुर्गीकृत शहर नहीं था, बाकी हर शहर दुर्गीकृत था, है ना। ये दुर्गीकृत नहीं था, मतलब इसके चारों तरफ दीवार नहीं लगे थे। अगला इसकी विशेषता क्या है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था था, है ना। घर घर से जल निकालने के लिए नलियों की व्यवस्था थी, तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, ये अगला प्रॉपर्टी है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद अगला लिखो,
घरों का विन्यास कैसा था? घरों का विन्यास, यहाँ पे निजता, ये लोग निजता को ज्यादा मतलब प्राइवेसी को ज्यादा वैल्यू देते थे, ठीक है ना। हर घरों की जो मतलब घरों के जो दरवाजे हैं ना, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं निकलते थे, मुख्य सड़क से पीछे साइड में ये जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे निजता का मतलब विशेष ध्यान दिया जाता था, प्राइवेसी का, ठीक है। तो याद रखना, क्या लिखोगे? घरों की सड़कें, घरों की दरवाजें मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, मुख्य सड़क की ओर नहीं रहते थे, मतलब पीछे साइड रहता था, ठीक है। एक अपवाद है लोथल। लोथल में क्या होता था, ये सड़क की ओर ही खुलते थे लोथल के दरवाजे सब, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। घर बनाने के लिए पक्की ईंट और कच्ची ईंट तीनों प्रकार, मतलब दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंट और कच्ची ईंट, पक्की ईंट कच्ची ईंटों का प्रयोग घर बनाने के लिए, ठीक है। और ईंट का जो आकार था, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, इस टाइप का, ये ये ईंट है। तो इस ईंट का रेशियो होता था 4:1, 4:2:1, है ना। 4:2:1 में रहता था ये, मतलब ये लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो ये 4:2:1 में रहता था। जब कालीबंगा में पढ़ाया था मैं, तो वहां पे जूते हुए खेत मिले थे, और क्या मिला था? ईंट मिला था। कैसा? अलंकृत फर्श, है ना। जो फर्श में ईंटों का प्रयोग होता था वो कैसा होता था? अलंकृत होता था। तो लिख लो, कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था कालीबंगा में, ठीक है। क्लियर? तो एक हम लोगों को क्या देखने को मिला था? वृहद स्नानागार देखने को मिला था। वृहद स्नानागार कहाँ पे देखने को मिला था स्नानागार? मोहन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और एक हमको क्या देखने को मिला था? अन्नागार। ये कहाँ देखने को मिला था? हड़प्पा। हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन हड़प्पा वाला क्या था? बड़ा था, ठीक है। तो इसका यूज किस चीज के लिए होता था? तो देखो, वृहद स्नानागार है, इसका उपयोग किस लिए होता था? मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था, ठीक है। किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता था तो इस स्नानागार के चारों तरफ बैठ के पूजा पाठ किया जाता था, यहीं पे स्नान किया जाता था, यज्ञ आहुति दिया जाता था, है ना। तो इसको लिखो, धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था इसको, धार्मिक कार्यों हेतु। और इसका उपयोग क्या किया जाता था? अन्न संग्रहण हेतु, अन्न संग्रहण हेतु, ताकि कभी अकाल अकाल पड़ गया, कुछ इमरजेंसी हो गया, तो इसको यूज किया जा सके, है ना, मतलब। तो देखो, इसका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई कभी पूछ दे तो याद रखना, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसका लेंथ, इसको याद रखना, ठीक है। ये फीट में है, 39 × 23 × 8, है ना। 39 × 23 × 8, इसका हाइट, विड्थ और लेंथ का मल्टीप्लाई, इसको याद करना। ये आता नहीं है वैसे, लेकिन इसको दिमाग में बिठा के रख लेना, ठीक है। इसी को, विशाल स्नानागार को जब खुदाई हो रहा था तो जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था उस जमाने का, ठीक है। तो लिख लेना इसको, जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था जॉन मार्शल ने इसको, ठीक है, बृहद स्नानागार को, ठीक है। उसके बाद जो गोदीवाड़ा देखने को मिला था वो कहाँ पे देखने को मिला था? लोथल में, ठीक है। लोथल कौन से नदी के किनारे था? भोगवा। भोगवा नदी, है ना। तो गोदीवाड़ा आपको देखने को मिला था लोथल के पास, और कौन से नदी के किनारे? भोगवा नदी, भोगवा नदी कहाँ? गुजरात में, ठीक। इतना याद रखिए। अब अगला हम लोग देखेंगे लिपि, ठीक है। तो इस समय लिपि का विकास तो हो चुका था, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है कि नहीं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में होने के कारण लिपि का पता उन लोगों को था, वो लोग अपने में लिपि में बात करते थे, लेकिन उस लिपि को हमने नहीं पढ़ पाया अभी तक, है ना। तो इसी कारण वो क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। तो देखो, लिपि का विकास करने वाली सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी।
उसी का अनुकरण करते हुए इन्होंने भी अपने लिपि का विकास किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ने। तो इसको लिख लो, लिपि का विकास। लिपि का विकास। तो सर्वप्रथम लिपि का शुरुआत करने वाली सभ्यता थी मेसोपोटामिया। सर्वप्रथम लिपि का विकास किसने किया था? मेसोपोटामिया ने किया था। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहाँ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से देश में है वर्तमान में? मिस्र। हम्म, मिस्र सभ्यता ही मिस्र में है। मेसोपोटामिया कहाँ है? चार सभ्यता बताया था, एक मिस्र की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक चीनी सभ्यता, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मिस्र की सभ्यता मिस्र मिस्र में ही है, उसको मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया इराक के पास है, नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? जी सर। चलिए, तो लिखिए, ये मेसोपोटामिया वाले शब्द पहले स्टार्ट करे थे, अब उसके बाद इसको लिखो अगला। इसी का अनुकरण कर, इसी का अनुकरण कर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिपि का विकास हुआ। लिपि का विकास हुआ। ठीक है। और जो यहाँ की लिपि थी वो कैसी थी? इस टाइप की थी, इस टाइप की। जो कोई समझ नहीं पाएगा, इस टाइप का है ना। तो ये क्या है? एक तरीके से भाव चित्रात्मक, मतलब ये लिपि से ही अपने भाव को शो कर देते थे वहां पे। हम लोग समझ नहीं पाएंगे इसको, लेकिन वो लिपि से ही अपने किस टाइप का भाव है उसको प्रदर्शित करते थे। इसीलिए इनके लिपि को क्या बोला जाता है? भाव चित्रात्मक बोला जाता है। भाव चित्रात्मक। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? ब्रुस्टोफेडॉन। याद रखना इसको, ब्रुस्टोफेडॉन। ब्रुस्टोफेडॉन लिपि, या तो फिर भाव चित्रात्मक। तो चित्र के द्वारा ही भाव को प्रदर्शित करने वाली लिपि थी इनकी। ठीक है। इसी को हम लोग ब्रुस्टोफेडॉन भी बोलते हैं। क्लियर? अब कैसा कृषि होता था यहाँ पे? अधिशेष कृषि होता था, है ना, अधिशेष उत्पादन। इसीलिए तो अन्नागार मिला है हम लोगों को उसको रखने के लिए। तो अधिशेष कृषि उत्पादन। ठीक है। मतलब कृषि उन्नत स्थिति में था अपने, कुल मिलाकर। ठीक है। कौन कौन से उसका यूज किया जाता था, मतलब कौन कौन से फसलों का उपयोग किया जाता था? गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, है कि नहीं? चलिए, तो देखो, इसी समय क्या होता था? कपास का उत्पादन होता था। तो कपास को ये लोग क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे ये लोग? सिंडन। और सिंडन से ही क्या बन गया? हिंडन। और हिंडन से ही क्या बन गया? इंडन। और इंडन से ही क्या बन गया? इंडिया। ठीक। क्लियर? तो कपास को इस समय क्या बोला जाता था? सिंडन बोला जाता है था। ठीक है। विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। लिख लो, विश्व में कपास की प्रथम खेती करने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, आईवीसी को। ठीक। चलो, अब बताओ, जुते हुए खेत कहाँ देखने को मिले थे हम लोगों को? कालीबंगा। कालीबंगा। कहाँ है कालीबंगा? कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान। और यहाँ पे क्या देखने को मिला था? अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट देखने को मिला था फर्श पर। जी। ठीक। अब अगला लिखिए, अफगानिस्तान का एक जगह बताया था, क्या? सिंडन सुर्तधोई। सिंडोन बोलते हैं शायद ना उसको। इसको सिंडन नहीं बोलते, सिंडोन बोलते हैं शायद। सिंडन ही बोलते हैं, लिख लीजिए उसको। ठीक है ना। सिंडन से ही हिंडन हुआ, हिंडन से ही इंडन हुआ, और इंडन से ही इंडिया बन गया। जिस प्रकार सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया ना, उसी प्रकार। ठीक। चलिए, अगला, हमें नहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नहर का साक्ष्य तो ये हमें अफगानिस्तान के सुरतधोई से मिला है। अफगानिस्तान में सुरतधोई बताया था।
सुरतधोई को कैसा शहर बताया था मैं? किस टाइप का शहर था वो? सिंधु घाटी सभ्यता वालों का औपनिवेशिक शहर था। ठीक है। एक जगह बताया था जहां पे मिट्टी का हल मिला था हम लोगों को। कौन सा जगह था? बनावली। बड़ी। इसमें क्या मिला था हमें? मिट्टी का हल मिला था। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ एक एक बार, और इसको याद से आप लोग लिख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? टेराकोटा तुरकोटदा से मिला था। कोटर। तुरकोटदा से, है ना? तो यहाँ पे लोथल भी लिख लो, लोथल में भी मिला था। और कालीबंगा भी लिख लो, कालीबंगा। ठीक है ना? मेन सुरकोटदा आएगा तो इसी को टिक मारना, बाकी अगर इस दोनों में से कुछ और भी आ गया तो भी आप लोग टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों का मतलब देखने से क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि कैसी थी? उन्नत थी, है ना? अधिशेष उत्पादन करते थे, इसीलिए वो लोग अन्नागार बना के रखे थे। मुख्य रूप से 8 फसलों का उपयोग करते थे ये लोग। गौ बोलता हूँ, जौ, गेहूं, ज्वार, कपास, सॉरी बाजरा, ठीक है ना, चावल, और क्या क्या, और क्या क्या लिखाया था? बताइए, जल्दी जय। बताइए। जई, और बताइए। मक्का। ठीक है। तो इन सबको याद रखना है। और मतलब चावल का साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ मिला था? हाँ। हम्म। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा में। और अनाज का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ अब नहीं रह गया वो, है ना? पहले मेहरगढ़ होता था, अब लहुरा देव लिखाया हूँ। लहुरा देव उत्तर प्रदेश हो गया है अब। जो अभी वर्तमान के शोध के अनुसार अब लहुरा देव हो चुका है वो। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग समाज को, किस टाइप का समाज था। तो समाज कैसा था? हम लोग इसको मातृसत्तात्मक समाज मान सकते हैं। में। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हमें बहुत मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियां देखने को मिली है। ठीक है। धरती माता की एक मूर्ति मिली है, ठीक है ना, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष का को निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना? तो इस टाइप का समाज को हम लोग मातृसत्तात्मक बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस समय स्त्री और पुरुष लोग कैसा आभूषण यूज करते थे? तो इसमें लिखना, स्वर्ण का आभूषण यूज करते थे, चांदी का, हाथी दांत और शंख, इन सब को आभूषण के रूप में उपयोग करते थे। ये आभूषण के रत्न थे, मान के चलो, मतलब इस टाइप का आभूषण उपयोग करते थे ये लोग। ठीक है। उसके बाद देखो, वस्त्र में कैसा उपयोग करते थे ये लोग? ऊन और सूती का उपयोग करते थे, ऊन और सूती का। क्योंकि एक पुरोहित देखने को मिला है सेलखड़ी का, तो पुरोहित कैसा था? साल ओढ़े हुए है ना? तो उसमें साल है, मतलब हम लोग ऊन और सूती मान सकते हैं उसको। ठीक है। इस समय हमें पर्दा प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। पर्दा प्रथा का साक्ष्य मिलता है, पर्दा प्रथा का साक्ष्य। ठीक है। इसी समय गणिकाएं होती थी जो वैश्यावृत्ति का कार्य करती थी, तो वैश्यावृत्ति का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। ठीक। क्लियर? और क्या याद करने लायक है यहाँ पे? सिक्कों में कैसा अंकन होता था? जो मुहरें थी, मुहरों में सिक्के कहाँ आएंगे, है ना? तो मुहरों में कैसा अंकन होता था? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन होता था, है ना? एक श्रृंगी पशु, वह पशु जिसका एक ही सिंग निकला है। ठीक है ना? एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला सांड, और कुबड़ वाला सांड, इसका मुख्य रूप से उपयोग होता था यहाँ के सभी मुहरों में। ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध जो मुहर है उसमें एक पशुपतिनाथ का मुहर है ना? तो इसमें पशुपति का मुहर सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ से मिला है पशुपति का मुहर? मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। तो इसी से हमें क्या पता चलता है? पशुपति को शिव का अवतार माना जाता है ना? तो यहीं से
शिव भगवान की पूजा आराधना हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से करते आ रहे हैं, ये सब माना जाता है। ठीक, चलो। इस समय धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान भी किए जाते थे। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड क्या चीज का परिचायक है? धार्मिक अनुष्ठान का। धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिला था? एक लोथल में मिला था अग्निकुंड, एक कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला था, और कहाँ मिला था? बनावली में मिला था। ये तीनों जगह में हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और पीपल का वृक्ष और कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी इस समय, याद रखना इसको। पीपल के वृक्ष और कुबड़ वाले सांड की पूजा, कुबड़ वाले कांड की पूजा की जाती थी इस समय में। ठीक है, उर्वरता की देवी की पूजा की जाती थी। उर्वरता की देवी, इसे ही क्या बोलते हैं? मातृ देवी। तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी। क्लियर? तो इससे हड़प्पा कालीन लोगों के धार्मिक मान्यताओं का भी हमें संकेत मिलता है। ठीक है, इस समय मतलब ये लोग धार्मिक चीजों को भी महत्व देते थे। मूर्ति कला में क्या क्या देखने को मिला है हमको? कांस्य की नग्न स्त्री की मूर्ति, जो नृत्य करते हुए अवस्था में है ना? नृत्य करते हुए अवस्था में है, नृत्य करते हुए अवस्था में है। तो मतलब सोचो, उस समय भी मूर्तियों का उत्पादन मतलब बनाना शुरू कर दिए थे, है ना? तो मूर्ति बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते थे ये लोग? भ्रष्ट मोम विधि। भ्रष्ट मोम विधि से मूर्तियों का निर्माण करते थे। मूर्तियों का निर्माण। छत्तीसगढ़ में घड़वा शिल्प कला फेमस है, पता है? पता है, वो भी भ्रष्ट मोम विधि का ही उपयोग करते हैं अपने जितने भी मूर्तियों को बनाने के लिए। ठीक है, कांसे का मूर्ति बनाते हैं, पीतल का मूर्ति बनाते हैं, तो भी इसी मूर्ति मतलब इसी भी विधि का ये लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कांसे की जो आपकी नर्तकी की मूर्ति है, ये कहाँ से मिला था? ये भी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, और क्या क्या मिला था मोहनजोदड़ो से? वही पुजारी की मूर्ति, पुजारी या पुरोहित की मूर्ति। अग्नि हवन कुंड वाला। हम्म। ठीक है, उसके बाद क्या मिला था मोहनजोदड़ो से? स्नानागार मिला था, बृहद स्नानागार। ठीक है, देखो अब हड़प्पा से क्या चीज का मूर्ति मिला है? तो हड़प्पा से हमें मिला है सिर रहित मानव का, सिर रहित मानव की मूर्ति, ये हड़प्पा से मिला है। ठीक है, उसके बाद लोथल से मिला है कुत्ते का, कुत्ता है ना, कुत्ता का मूर्ति मिला है। सब याद रखना। चन्हुदड़ो से क्या मिला है? चन्हुदड़ो से इक्का गाड़ी, है ना, इक्का गाड़ी, इसी को बैलगाड़ी लिख लो। बैलगाड़ी की मूर्ति की प्रतिमा। ठीक, इतना याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए। सर, बताइए। चावल का जो साक्ष्य अभी जो बताया मैं नहीं लिख पाई, बता दीजिए तो नहीं लिख गोल्डी पाई। हवा, उत्तर प्रदेश। जी। चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को और एक नाम से क्या जाना जाता है? सुमेरियन सब। सुमेरियन सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया को। तो लिखना सुमेर सभ्यता के साथ, जानबूझकर ऐसे लिखो, सुमेर सभ्यता के साथ मेहुलाओं का मेलो। हाँ। मेहुलाओं का व्यापार होता था। ऐसे करके लिखो, है ना, अरे मेहुला नहीं, मेलुहा। ठीक है, मेलुहाओं का व्यापार होता था। ठीक है, मेहुला ही निकलता है, मेलुहा। ठीक है, चलो इसको यहां तक लिख लो पूरा। इस समय में दो जगह के नाम याद रखना, उसको पूछ सकता है। इस समय बहरीन, जिसको मोतियों का देश बोला जाता है ना, इसका नाम क्या था? दिलमुन। इसका नाम क्या था? दिलमुन।
ठीक है। और मकरान, इसका नाम क्या था, मगन। तो यहां तक व्यापार किया जाता था सिंधु घाटी के द्वारा, ठीक है। इस समय बाटों का उपयोग किया जाता था, बाट का उपयोग। तो जो बाट का उपयोग किया जाता था वो किसके गुड़ज में होते थे, सोलह के गुड़ज में होते थे, है ना। तो जो बाटों का उपयोग होता था वो सोलह के गुड़ज में होता था। ये सब बाट सोलह के गुड़ज में होते थे। तो सबसे ज्यादा किसके साथ व्यापार होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था, है ना। मीन्स मेलुहाओं का सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था, सुमेर सभ्यता के साथ। ठीक। मनका बनाने का कारखाना कहाँ पढ़े थे, मनका कारखाना दो जगह बताया था, याद करो। एक तो लोथल, हड़प्पा। हड़प्पा। नहीं, धनोदड़। लोथल, और एक किसको बताया था, चन्हुदड़ो। धनोदड़। चन्हुदड़ो को एक पूर्ण रूप से औद्योगिक शहर बताया था, है ना। और मेसोपोटामिया कैसा शहर था, मेसोपोटामिया बोलता हूँ, मोहनजोदाड़ो अर्ध औद्योगिक शहर था, ठीक है। क्लियर। यस सर। चलिए, अब एक चीज बताइए, यहाँ तक हो गया है ना, लोथल मनका बनाने का था। अब यहाँ तक आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त है, मान के चलिए। अब एक चीज देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव तो हुआ, उसका पतन किस तरीके से हुआ। तो कुछ कुछ जो आपके क्या बोलना चाहिए, वो लोग इतिहासकार या विद्वान हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया है ना, कि मतलब किस टाइप से ये लोग खत्म हुए। तो इसको लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता वालों को, या तो लिखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो सबसे पहला जो मत है वो है क्या, बाढ़ आया था करके, ठीक है, फ्लड। तो ये कैसे हुआ, इसके जो आपके प्रतिपादक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं, वो है मार्शल, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या बोला था, फ्लड के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया था, बोले थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखिए, आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, तो ये आर्यों का आक्रमण को कौन माने थे, इसमें दो माने थे, गार्डनर चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। और मार्टिमर व्हीलर, ये दोनों ने माना था कि आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है, व्हीलर, ठीक है। ये दोनों का ये मत था। उसके बाद लिखिए तीसरा, जलवायु परिवर्तन, अचानक से जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन को क्या किए, इस समय आईवीसी के लोग एडॉप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, उसके कारण खत्म हो गए। जलवायु परिवर्तन के प्रतिपादक थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने ये सिद्धांत दिया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद अगला लिखिए, चौथा, महामारी। एक महामारी फैल गया था, बुल्ली, है ना, इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गए। तो इसको देने वाले थे KUR कैनेडी, KUR K.U.R कैनेडी ने दिया था, है ना, महामारी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। उसके बाद पांचवा लिखे, भूतात्विक परिवर्तन हो गया था। भूतात्विक परिवर्तन मतलब अचानक से बहुत सारे भूकंप, ज्वालामुखी आए, जिसके कारण पूरा धरती का रूपरेखा बदल गया, है ना। तो भूतात्विक परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को देने वाले थे कौन, MR साहनी। MR साहनी, ये पांच याद रखना। सबसे पहले बाढ़, बाढ़ वाला कौन थे, जॉन मार्शल, जो कि पहला हड़प्पा सभ्यता खोजे थे, वही बोले कि बाढ़ के कारण ये समाप्त हुआ है। दूसरा, आर्यों का आक्रमण, उनके साथ में और दो थे, कौन, गार्डनर चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। तीसरा, जलवायु परिवर्तन, तो ये जलवायु परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट दिया अमलानंद घोष ने। और महामारी वाला कॉन्सेप्ट दिया कैनेडी ने। और भूतात्विक परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट दिया था साहनी ने, ठीक। तो इनके मेन इस चीज को याद रखना, इनका मार्शल, जॉन मार्शल, ये चाइल्ड और व्हीलर, ये अमलानंद घोष, ये कैनेडी और ये साहनी, ठीक। सरनेम को याद रखो, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। सर। हाँ, सर आर्यों का आक्रमण, इसको तो एनसीईआरटी खारिज कर दिया है ना। खारिज कर दिया है, लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो, ठीक है। तो लेंगे पहले इसको। से पढ़ते आ रहे हैं तो पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी भी लिख लीजिए, है ना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। अगर पूछ दिया तो, खैर ये सब
मेंस में लिखने का काम आता है सीजीपीएससी के। इसमें तो खाली आप लोगों को एक स्टेटमेंट देगा कि किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समाप्ति बाढ़ के द्वारा हुआ। 4 लोगों का नाम दे देगा। महामारी से हुआ, उसमें नाम दे देगा। जलवायु परिवर्तन से हुआ, या तो फिर 4 का नाम इधर दे देगा, 4 का नाम उधर, और सही जोड़ी मिलाओ, इस टाइप का कॉन्सेप्ट दे देगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं आप लोगों को, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई परेशानी होगा तो। चलिए बताइए, सर तो डीएनए का सिंधु घाटी साक्ष्य। में हाँ, सिंधु घाटी में कुत्ते का भी मिला है और घोड़े का भी मिला है, तो कुत्ते को ही बकरी, फर्स्ट ब, ब, क्यों बोले ब, कि बकरी का भी मिला है, पाले हैं क्यों? तो? हाँ, हाँ, बकरी का भी। क्योंकि पहला पशु जो अपना समझ के उसको पाला गया था, है ना, उसको कुत्ता को पाला गया था। क्यों? देखिए, पहले कुत्ता अभी भी वफादार होता है। आप लोग देखेंगे, घर में पालोगे तो आपके घर के सामने में कोई भी आएगा तो कुत्ता चिल्लाएगा, बकरी तो नहीं चिल्लाएगा, बकरी खुद भागेगा, लेकिन कुत्ता उसको दौड़ाएगा। ठीक है, जो आपके घर में अटैक करेगा उसको। तो उस समय क्या होता था, जंगली शिकारी जानवर भी होते थे, इंसान ही तो नहीं थे उस समय। तो जब जानवर लोग इंसानों को भी दौड़ाते रहे होंगे, है कि नहीं, तो उनसे बचने के लिए वो कुत्तों को पालतू बनाए। उनको ऐसा एहसास हुआ कि कुत्ते हमारे प्रति ज्यादा लॉयल हैं, तो कुत्तों को रखने लगे। तो वो कुत्ते उन पशुओं को दौड़ाने लगे। तो उससे क्या हो गया, कुत्तों और मनुष्य के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। तो इसीलिए पहला पालतू पशु कुत्ता था। ठीक, उसको पहला पालतू के रूप में पालना शुरू किए थे, अपने सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, मेंटोस खाए थे उस समय, दिमाग की बत्ती जला लिए थे अपना। ठीक, चलो बताओ, डीएनए का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? डीएनए का साक्ष्य किसमें मिला था, कौन सी जगह में मिला था? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखी गढ़ी। हाँ, वहीं डीएनए का साक्ष्य भी मिला था। ठीक है, सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है? हड़प्पा का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है? सुतका गेंडो। हम्म, पश्चिमी है सुतका गेंडोर। दयमाबाद है दक्षिणी। दक्षिणी दैमाबाद है। उत्तरी? मांडा। मांडा। पूर्वी? आलमगीर। आलमगीरपुर। ठीक। धौलावीरा को किसने खोज किया था, मतलब किसने उत्खनन कराया था धौलावीरा को? आर्यन बिस्ट। जगपति जोशी, याद रखना, जगपति जोशी ने कराया था। ठीक है ना, धौलावीरा को 1967 और 1968 के आसपास। ये इसको विश्व का सबसे, मतलब सॉरी, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर मानते हैं। और ये पहला ऐसा शहर है हड़प्पा का जो भारत में है, और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ठीक है, बनावली को आर एन बिष्ट ने, आप जो बोल रहे हो वो बनावली को किए थे बिष्ट ने। ठीक है ना, और कालीबंगा को अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है ना, जिसने जलवायु परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, हाँ। जलवायु परिवर्तन से आर्यों का मतलब क्या पतन हुआ था वाला। ठीक, और क्या, और कुछ जानने लायक? तो चलिए, इतना में आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वैदिक सभ्यता। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मेन आज इसी को खत्म करना था। वैदिक सभ्यता कल से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे फिर से वेदों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कौन से नदी को क्या बोलते हैं। चलिए बताइए, तो सतलज नदी का पूरा प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती। गंडक का? गंडक का? चलिए, इसको याद करके आइएगा, मैं लिख देता हूँ कुछ नदियां और उनके प्राचीन नाम। इसको याद रखना, नदियां और प्राचीन नाम, उनके प्राचीन नाम। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके लिखिए। सबसे पहले लिखिए झेलम। झेलम का क्या था नाम? वितस्ता। वितिस्ता। हाँ, वितिस्ता या वितस्ता जो भी है ना। उसके बाद चिनाब। चिनाब का क्या था? परुष्णी। अस्किनी था भाई। अस्किनी अस्किनी। परुष्णी किसका था? रावी का था। लिख लो रावी का उसी को, था। रावी, परुष्णी। रावी का नाम था परुष्णी। ठीक है, सतलज का लिखो सतुद्री। सतोदरी। व्यास का लिखो विपासा। विपासा। गंडक का लिखो सदानीरा। ठीक है, काबुल जो अभी अफगानिस्तान में बहता है। ठीक है,
काबुल का था कुभा, कुर्रम, हाँ। ये भी अफगानिस्तान में है कुर्रम। इसका है कुभरू या तो कुभू, ठीक है, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। अगला लिखो गोमल, गोमल नदी, इसका नाम था गोमती, ठीक है। सिंधु का सिंधु ही था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। चलो एक और बीच वाले नदी का याद रखना, नर्मदा, नर्मदा का क्या नाम था? रेवा नदी, रेवा, नर्मदा का याद रखना, नर्मदा का नाम रेवा था, ठीक है। और घग्गर, सर सर हम्म, क्या बोले? सर सरयू का भी लिखा दीजिए। सरयू नदी का मेरे को भी नहीं पता है यार, बताइए तो क्या है सरयू का? सरयू नदी का तो मैं भी नहीं सुना हूँ आज तक प्राचीन नाम, क्योंकि उसका वेदों में उल्लेख ही कहाँ हुआ है सरयू नदी का। रुद्रक कुछ करके है सर वो। तो वो तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, और न मैं आज तक सुना हूँ सरयू नदी का प्राचीन नाम। होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ उसको, ठीक है। तो होगा तो आप खच्चर तो बताइएगा। बताना खच्चर। चलो, घग्गर, घग्गर का नाम क्या था? दृशद्वती, दृशद्वती था, ठीक है, दृशद्वती। इतना का ही नाम याद रखो, इसके बाद ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे में फिर आप लोग पूछोगे गोदावरी नदी का क्या नाम था, हाँ, कावेरी का क्या नाम था, तो उस तक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पहुंचा ही नहीं था। सरयू नदी अब वहां तक भी कहाँ पहुंचेगा, अयोध्या के पास पहुंच गया था सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार देखते हैं, रुकिए, सरयू नदी का प्राचीन नाम, ऐसा तो मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ यार, देविका करके है क्या देविका? नहीं सर कुछ था उसमें, कल देखो। देविका या रामप्रिया ऐसा लिखा हुआ है। नहीं सर। बा, हाँ, बाकी तो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है यार, और जो एग्जाम में नहीं आया है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कभी एक आध बार आता किसी एग्जाम में तो समझ में आता, ठीक है। चलिए इतना तो सर याद गंडक रखिए के अभी। नीचे, सर गंडक के नीचे क्या लिखे हैं सर? काबुल, काबुल कहाँ की राजधानी है? काबुल कहाँ की राजधानी है? अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तो वहीं पे बहता है काबुल नदी, ठीक है ना। क्लियर? चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वैदिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद लगभग आप लोगों का 60% हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेन जो था वो तो आप लोग पढ़ाओ खत्म कर चुके ना। अब उसके बाद लगातार वंशों को पढ़ेंगे, एक एक वंश, दो दो वंश एक एक दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे, ठीक है। सर ये वंश वगैरह कैसे याद रखते हैं हम लोग, जैसे हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं पहले, तो ये सब तो कंफ्यूजिंग हो जाता है हम लोग के लिए। वंश को याद करने का वही तरीका है कि सबसे पहला जो था वंश का मतलब जो स्थापना करने वाले शासक है उसको याद रखो, और जो जिसको मार के दूसरे वंश को स्थापना किया गया उस मरने वाले शासक को, मतलब प्रथम शासक और अंतिम शासक को याद करते जाओ, और उसको मारने वाले का नाम याद करते जाओ। फिर उसके बाद ये सीक्वेंस बनते जाता है, और आपका पूरा ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले क्या था, अ, क्या बोलना चाहिए, एकदम इतिहास में था बृहदत्त वंश था, है ना। तो बृहदत्त वंश में बृहदत्त सबसे मतलब स्थापना करता था। उसके बाद हर्यक वंश आया, तो हर्यक वंश के जो थे क्या, बिंबिसार। अब बिंबिसार को मतलब अब इसको पितृहंता वंश बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने बेटे लोग ही अपने बाप को मारते थे इसमें, ठीक है। तो बिंबिसार को कौन मारा था? अजात शत्रु। अजात शत्रु को कौन मारा था? उदयन, है ना। हाँ, तो वैसे उदयन का बेटा इस तरह से, फिर नागदशक अंतिम शासक था इसका। तो नागदशक को कौन उड़ाया था? शिशुनाग, शिशुनाग। है ना। और शिशुनाग उसको खत्म करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना। उसके बाद शिशुनाग वंश याद हो जाएगा, तो शिशुनाग वंश में कालाशोक, कालाशोक को याद रखना, क्यों? क्योंकि उसके समय में बौद्ध संगीति हुआ था। उसके बाद अगला आता है नंद वंश, और इसमें क्या था, महानंदी शायद था ना, महापद शिशुनाग। वंश। नहीं, परम। नहीं, नहीं, महापद। महापद्मनंद तो नंद वंश का स्थापना करता था।
शिशुनाग हाँ। वंश का अंतिम शासक महानंदिन था, उसको समाप्त करके महापद्मनंद मारा था और उसको नंद वंश का स्थापना किया था। फिर उसके बाद घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य मारा था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य मार के उसको क्या किया था, मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है। फिर उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था शायद, तो बृहद्रथ को मार के शिशुनाग पुष्यमित्र शुंग मारा था उसको और शुंग वंश का स्थापना किया था। इस तरह से सीक्वेंस वाइज स्थापना करता और मारने वाले का नाम को याद करके ना मतलब आप लोग बना सकते हो अपना। ठीक है। तो वो अपने आप सीक्वेंस बनते जाएगा, फिर उस तरह से सीढ़ी पकड़ते जाओगे और सीधा खत्म होते जाएगा। चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के। थैंक यू सर। वेलकम।